हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दे रहे होगे। ये जो 2023 है, ये समझ लीजिए इस 2023 में आपके लिए बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो कोशिश करिए कि 2023 में आपको जॉब मिले, क्योंकि 2024 में क्या है, 2024 में हमारा इलेक्शन है, प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन है ना 2024 में। तो इस वजह से 2023 में बहुत सारी जॉब आने वाली है। तो ये जो बहुत सारी जॉब है, कोशिश करिए कम से कम एक जॉब तो आपके हाथ में आनी चाहिए 2023 में, वरना फिर पता नहीं कब ऐसा मौका मिले कितनी सारी जॉब है। तो ये जो 2023 में इतनी मेहनत करिए कि जब 1 जनवरी 2024 आए ना, तब तक आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए, तब तक आपके हाथ में एक जॉब हो, इतनी कोशिश करिए, ठीक है। और पूरी मेहनत करिए, जब पूरी मेहनत आप करेंगे, अपना 100% देंगे, तो आगे से आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो फिर चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप पूरी पूरी मेहनत करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो है आपकी, ये वीडियो है आपकी आज के इतिहास की वीडियो। आज के इतिहास में डेट क्या है, आज तारीख क्या है, 9 फरवरी। तो ये जो आज के इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम किस चीज के ऊपर बात करते हैं, जो हमारे आज के इतिहास की सीरीज चल रही है, इसमें हम बात करते हैं जो भी जिस दिन कोई डेट होती है। जैसे आज क्या डेट है, 9 फरवरी, कल थी 8 फरवरी। तो जो डेट होती है ना, उस डेट के हिसाब से जो हमारे पास्ट में जो हमारी हिस्ट्री होती है, जो हमारा इतिहास है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होती है, महत्वपूर्ण मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या चीज है, हमारे लिए तो वही महत्वपूर्ण है, हम तैयारी करने वाले लोग हैं, है ना, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। तो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसी घटनाएं जो हमारे एग्जाम में जिनसे सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया है या आगे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ये सारे जो एग्जाम है, ये सारी पॉसिबिलिटी जो है, या तो पूछा गया है या पूछा जा सकता है, ऐसी सारी न्यूज हम लोग जो है पढ़ते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सब हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। तो 9 फरवरी की आज के इतिहास की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले हम देखेंगे हमारे देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन, ठीक है। हमारे देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो पहली है आपकी 9 फरवरी 1931, 1931, 9 फरवरी 1931, 1931 को क्या हुआ था, भारत में पहली बार किसी का चित्र समेत डाक किसी के चित्र समेत डाक टिकट जारी किया। तो जो डाक होती है ना, डाक टिकट जो आती है, आपने देखी होगी, छोटी छोटी टिकट आती है। जब पहले पोस्ट करते थे हम, कोई भी चीज पोस्ट करते थे तो उस पर लगाते थे वो छोटी छोटी टिकट, या मान लीजिए कोर्ट वगैरह में कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर टिकट लगती है, छोटी छोटी टिकट होती है, बहुत वैल्यू होती है उन टिकट्स की, अलग अलग रुपए की वो टिकट मिलती है ना, कुछ 5 वाली होती है, कुछ 10 वाली होती है, कोई कोई 100 रुपए वाली भी होती है, अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग लगती है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर आपने कोई पोस्ट मंगाई है ना, कोई आपके पास कोरियर आया है, तो उसके ऊपर भी लगी हुई होती है कई बार। तो ये जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो डाक टिकट होती है ना, ये जो डाक टिकट होती है, जो 19 फरवरी 1931 में भारत में ऐसी पहली डाक टिकट बनी जिसके ऊपर किसी चीज को बनाया गया था। वो क्या चीज थी, देखिए, वो चीज थी कि जो दिल्ली की कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो जो जैसे मान लीजिए ताजमहल है, सॉरी ताजमहल नहीं, सॉरी दिल्ली में नहीं है ताजमहल, जैसे मान लीजिए पुराना किला है ना, इंडिया गेट है, ये सब जो चीजें हैं, ये उस डाक के ऊपर, ये जैसे डाक टिकट है तो इसके ऊपर ऐसे बनी हुई थी। जैसे मान लो ये आपका वो है इंडिया गेट है, या फिर आपका पुराना किला है, या तो आपका रेड फोर्ट है ना, लाल किला, ऐसी जो है बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई थी उसके ऊपर। अच्छा, ये तस्वीरें क्यों बनवाई गई थी, देखिए 1931 में अंग्रेज थे हमारे यहाँ पे ना, अभी हमारा कुछ आजाद नहीं हुआ है, तो 1931 में क्यों बनवाई गई थी, देखिए ये सेलिब्रेट करने के लिए बनवाई गई थी। क्या चीज सेलिब्रेट करने के लिए, कि जो दिल्ली है, दिल्ली में हमारी राजधानी है ना दिल्ली, देखिए हमारी राजधानी दिल्ली कब बनी, अंग्रेजों के टाइम पे, मतलब पहले से, बहुत पहले से भी थी, लेकिन बीच में जो है ये बंगाल शिफ्ट हो गई थी, बीच में इसको बंगाल शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 1911 में इसको दोबारा से दिल्ली में शिफ्ट किया गया था, 1911 में। तो ये इसी चीज की सालगिरह बनाने के लिए, इसी चीज की सेलिब्रेशन के लिए, कि हमारी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया था, है ना। तो उस चीज के लिए ये जो ये जो टिकट थी, ये जो टिकट जारी की गई थी उस समय पे, उनके ऊपर ये जो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स है, जो दिल्ली के बिल्डिंग्स है, बहुत फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेसेस है, ये इन टिकट्स के ऊपर छापी गई थी। ओके, समझ गए आप। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये टिकट जो है क्यों छापी गई थी। ये सेलिब्रेशन की गई थी कि दिल्ली में जो हमारी वो शिफ्ट हुई है ना, जो दिल्ली में शिफ्ट हुई है कैपिटल, बंगाल से दिल्ली में शिफ्ट किया है कैपिटल अंग्रेजों के द्वारा ही, तो दिल्ली से बंगाल शिफ्ट की गई थी, और अंग्रेजों के द्वारा ही बंगाल से दिल्ली शिफ्ट करी गई थी। कब शिफ्ट करी गई थी, 1911 में, है ना। और उसके बाद तो लगातार दिल्ली में ही चल रही है, तो ये स्टैंप थी जो हमारे, जिसके ऊपर पहली बार कोई चित्र छपा था, कब, 9 फरवरी 1931। अब चलिए कुछ और स्टैम्प्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे आजाद भारत की पहली ऐसी कौन सी स्टैम्प थी जिसके ऊपर कोई चित्र छपा था।
आजाद भारत की ऐसी कौन सी स्टैम्प थी जिसके ऊपर कोई चित्र छपा था और किस चीज का चित्र छपा था? क्योंकि देखिए जब ये जो वीडियो है आज के इतिहास में, मैं इसमें बहुत सारे पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोगों के बारे में बताता हूँ, तो उनमें मैं कई बार बताता हूँ कि इनको सम्मान देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका जो चेहरा है, इनके चेहरे के स्टैम्प निकाले थे, है ना? तो ऐसे बताता हूँ ना, तो स्टैम्प जो है किसी ना किसी चीज के लिए निकाले जाते रहते हैं, है ना? तो जिसको सम्मान देना चाहती है गवर्नमेंट, उनके फोटोज पे लगा देती है। तो जैसे पहला जो आजाद भारत का सॉरी खांसी हो रही है मुझे बहुत ज्यादा, तो जो आजाद भारत का इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहली स्टैम्प छपी थी, उसके ऊपर चित्र किसका था? उसके ऊपर हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका चित्र था, उसके ऊपर जो हमारा तिरंगा झंडा है उसका चित्र था, ठीक है? जो पहली वो बनी थी, क्या बोलते हैं, स्टैम्प बनी थी हमारे यहाँ पे, उसका जो था आजाद भारत की बात कर रहा हूं मैं, उसमें तिरंगा झंडा, जो हमारा तिरंगा झंडा है उसका जो क्या था, उसकी तस्वीर थी, ठीक है? ये कब छपी थी आपकी? ये जो पहली हमारी ये छपी थी, कब छपी थी? ये छपी थी 21 नवंबर 1947, मतलब 21 नवंबर 1947 को ये हमारी पहली स्टैम्प छपी थी। ये किस लिए छापी गई थी? ये देखिए, कोई भी इंटरनेशनल, कोई भी अंतरराष्ट्रीय काम हो ना, ये उसके लिए छापी गई थी। कोई भी अंतरराष्ट्रीय काम होगा उसके लिए ये जो है छापी गई थी। भारत का जो भी कोई अंतरराष्ट्रीय काम होगा, देखिए आज के जमाने में तो इतनी जरूरत आज के जमाने में पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ये सब जो होते हैं इनके द्वारा होते हैं, उनमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, जो डाक टिकट होती है। लेकिन उस जमाने में तो और भी ज्यादा होता था, आजकल तो डिजिटल वगैरह हो जाता है सब कुछ, लेकिन उस जमाने में तो इन्हीं सब चीजों से होता था। तो भारत का अंतरराष्ट्रीय जो भी काम होना था, उसके लिए ये जो है स्टैंप बनी थी। कब? 21 नवंबर 1947 को। अब हम बात करते हैं ऐसी, ये तो बाहर के लिए छप गई, है ना? बाहर के कामों के लिए, भारत के अंदर जो काम होने थे, डोमेस्टिक यूज के लिए कौन सी बनी थी, मतलब जो अंदर के काम है उनके लिए कौन सी स्टैंप बनी थी? ये स्टैंप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में डाक टिकट बोल देते हैं। तो कौन सी बनी थी और उस पर किसका चित्र था? तो जो भारत के अंदर बनी थी, उसमें क्या था? उसमें था जो हमारा अशोक चक्र है ना, अशोक, वो जो पूरा वो तस्वीर बनी हुई है हमारी, जिसमें वो 3 शेर है ना, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इंग्लिश में नेशनल एम्बलम बोल देते हैं, जिसमें वो अशोक का जो सारनाथ वाला पिलर है, सारनाथ वाला खंबा है, स्तंभ है सारनाथ वाला, उसके ऊपर जो थी पूरी तस्वीर वो जो लेके आई गई है ना, वो जो है वो छपी हुई थी, जिसमें वो 4 वो हैं आपके 4 शेर हैं, वो वाली तस्वीर है। तो वो वाली तस्वीर यहाँ पे छपी थी, जिसको हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी बोलते हैं, वो छपी थी। और ये वाली जो है हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए थी, ये वाली जो स्टैम्प बनी थी ये हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए थी, ठीक है? ये हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए थी, समझ गए आप? ये हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए छपी थी, इसमें हमारा राष्ट्रीय प्रतीक छपा हुआ था। ये अंदर के कामों के लिए छपी थी और ये बाहर के कामों के लिए छपी थी, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कामों के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी? 9 फरवरी 1951, 1951 को क्या हुआ था? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा, जनगणना क्या होता है? अगर इंग्लिश में मैं आपको बताऊं जनगणना क्या होता है, इंग्लिश में होता है सेंसस मतलब, या जनगणना मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारे देश की जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसको गिना जाता है ना, हर 10 साल में गिना जाता है। जैसे अब लेटेस्ट कब गिना गया था? लेटेस्ट गिना गया था 2021 में, इससे पहले 2011 में। क्योंकि देखिए, कुछ भी सरकार को काम करना है तो पता तो होना चाहिए ना कि हमारे देश में कितने लोग हैं। हमको जब पता चलती है कि हमारी जो है इतनी जनसंख्या है ना, हमको पता चलती है हमारी इतनी जनसंख्या है, इस टाइम पे हमारी जनसंख्या कितनी है? 132 करोड़। अगर करोड़ में लगाओगे आप तो, और वैसे बिलियन वगैरह में लगाओगे तो फिर 1.32 बिलियन, इतनी है हमारी पॉपुलेशन, है ना? एक करोड़ है, सीआर, जी सा लग रहा होगा आपको, सीआर अलग कर देता हूं, सीआर करोड़, ये हमारी पॉपुलेशन है, ये हमारी जो जनसंख्या है इस टाइम पे। ये कैसे पता चला? ये 3.2 भी कह सकता है, 3.4 बस, 3.4 कर लीजिए आप, एक काम करिए 3.4, है ना? तो क्या है कि ये हमारी जनसंख्या, ये कैसे पता चली? ये किसी ने गिना होगा ना, कि कोई ना कुछ ये कोई ना कोई गिनता होगा ना, जब भी तो पता चलती है। एक मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए दोबारा शुरू करते हैं। मैं क्या बता रहा था? ये हमारी जनसंख्या है, ये हमारी पॉपुलेशन है, तो ये हमारी पॉपुलेशन है। ये भी तो हमको पता चलता होगा किस चीज से? ये कैसे पता चलता है? जो हमारे लोगों को गिना जाता है ना, लोगों को गिना जाएगा, उसके बहुत सारे काम होते हैं। क्या काम होते हैं? सरकार को कोई भी योजना लेके आनी है, कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कोई जो है एम्प्लॉयमेंट लाना है, मतलब कोई नौकरी निकालनी है, उन सब के हिसाब से होता है काम। फिर जनसंख्या के हिसाब से वोटिंग होती है ना, जो अलग अलग टेरिटरीज बांटी जाती है, वो भी जनसंख्या के हिसाब से बांटी जाती है। बहुत सारे काम होते हैं जो आपके जनसंख्या के हिसाब से होते हैं। तो इसके लिए ये सेंसस किए जाते हैं। तो कौन कराता है इस टाइम पे? जो आजाद भारत है इस टाइम पे प्रेजेंटली हमारे यहाँ कौन कराता है सेंसस? ये कराती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कराती है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है इसके नेता कौन है, मतलब इसके मिनिस्टर कौन है, मतलब हमारे होम मिनिस्टर कौन है, आप होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी। जो हमारे होम मिनिस्टर जो है वो है अमित शाह जी, जो अमित शाह के अंदर आती है हमारी होम मिनिस्टर अमित शाह जी, है ना। इनके अंदर आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के कौन है, ये नेता है ना, हमारे होम मिनिस्टर है यहाँ के। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है ये करवाती है जो जनसंख्या जनगणना करवाती है, जनसंख्या की गिनती या सेंसस इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये भारत की पहली जो हुई थी ना, जो आजाद भारत की पहली हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली हुई थी, वो कब हुई थी आपकी 9 फरवरी 1951 को शुरू हुई थी। 9 फरवरी 1951 को शुरू की गई थी और चली कब तक थी, शुरू हुई थी 9 फरवरी 1951 को और खत्म कब हुई थी 28 फरवरी 1951 को खत्म हुई थी। तो ये 9 फरवरी को स्टार्ट होकर 28 फरवरी 1951 तक चली थी, जो पहली जनगणना थी। तो अगर हम जनगणना के बारे में और बात करें ना, तो देखिए जनगणना हमारे कब से चल रही है, तो मैंने आजाद भारत की बता दी। अगर इसको टोटल जनगणना की बात करें ना, कि मॉडर्न इंडिया है उसके बाद जो सारी जनगणना हुई है, तो टोटल हमारी ये 9th थी, 9वें नंबर की जनगणना थी। इससे पहले 8 बार हमारे यहाँ जनगणना हो चुकी थी जो अंग्रेजों के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, ये जो जनगणना होती है ना, ये हर 10 साल बाद होती है, हर 10 साल बाद। जैसे मैंने आपको बताया 2021 में 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में हुई है, तो हर 10 साल बाद ये हमारी जनगणना होती है ना। आप यहीं से लगा लो, ये 1951 में हुई, आगे आगे बढ़ते 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 तो देखिए 10 साल का पूरा आता रहेगा। 2011 में हुई, 2021 में हुई, ठीक है ना। तो 2021 में हुई थी, जो अभी लेटेस्ट हुई है वो 2021 में हुई। अब कब होगी, अब होगी 2031 में, अब होगी 2031 में जो हमारी जनसंख्या होगी। ये होती किस बेसिस पे है, देखिए एक एक्ट पास हुआ एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट के बेसिस पे ये जो हमारी जनगणना है ये होती है। उस एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का नाम है 1948। यहां नीचे लिख देता हूं, यहां दिख रहा है आपको नीचे, हाँ दिख रहा है। तो कौन सी है वो, 1948 सेंसस एक्ट, 1948 सेंसस एक्ट, या तो फिर सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे बोलो, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो एक्ट है आपकी 1948 वाली, 1948 वाली, इसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे हमारी जो जनगणना होती है हमारे देश में वो होती है, इसी के बेसिस पे होती है। और शुरू कब से हुई थी, ये जो है ना आपका ये लॉ कब बना था, हमारी एक्ट कब बनी थी, आजाद होने के बाद। तो इसके बाद ही हुई है ना 51 वाली। तो ये सारी जिसके बाद जितनी भी हुई है ना, इस एक्ट के बनने के बाद जितनी भी हुई है सब इसी के बेसिस पे हुई है, इसी में जो प्रावधान लिखे हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे हुई है। थोड़ा बहुत अगर चेंज करना हो तो इसी में किया जाता है, ठीक है। कोई नई एक्ट नहीं लेके आया जाता है, नया लॉ नहीं लेके आता, इसी पे किया जाता है। तो इसी के बेसिस पे चलती है हमारी जनगणना। चलिए अब हम जनगणना की हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। हम पुराने जमाने से जानने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एंशियंट इंडिया से। जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 हिस्सों में बांटी जाती है ना, एंशियंट, फिर उसके बाद मिडेवल, फिर मॉडर्न। तो एंशियंट से बात करते हैं। देखिए जो ये जनसंख्या है ना, ये जो जनसंख्या की गणना करना है, फिर जनगणना करना है, फिर सेंसस करना, इसको ना ऋग्वेद में भी पाया गया है। जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में भी इसको पाया गया है ना, ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, जो ऋग्वेद है उसमें भी लिखा हुआ है लोगों को गिनना। वो लोग भी लोगों को गिनते थे, उसमें भी संख्या लिखी हुई है कि इतने लोग हैं इस टाइम पे शहर में, है ना। तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। फिर जो चाणक्य है, कौटिल्य चाणक्य नाम जो है उनका, कौटिल्य भी इनका नाम है, चाणक्य भी इनका नाम है। तो जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी, अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो राज्य था, जो चंद्रगुप्त का राज्य था, उसमें कैसे लोगों को वो गिनते थे, कैसे कैसे क्यों गिना जाता था, क्या क्या काम होता था, उसमें ये सब लिखा है। ये नहीं लिखा कितने लोग थे, पर उसमें ये सब लिखा है कि लोगों को गिनते थे, हम लोग क्यों गिनते थे, क्या काम होता था, क्यों जरूरी था लोगों को गिनना। तो जब ये सब लिखा है तो इसको हम लोग गिना भी जाता होगा। तो ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है लोगों को गिनने का तरीका और कितने लोग थे। यहाँ पे आपका जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है इसमें भी लिखा हुआ है। तो ये तो बात हो गई हमारे एंशियंट इंडिया की। फिर बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, सॉरी मिडिवल इंडिया की। ये तो हो गई आपकी एंशियंट इंडिया की बात। फिर आप बात करते हैं हम लोग जो मिडिवल इंडिया है। मिडिवल इंडिया में जो अकबर है ना, अकबर कौन था, मिडिवल इंडिया। अकबर कौन था, मुगल साम्राज्य का राजा था अकबर, तीसरा राजा मुगल साम्राज्य का। तो अकबर के द्वारा सेंसस कराया गया था, जो जनगणना कराई गई थी अकबर के द्वारा कराई गई थी। इस चीज के भी हमारे पास सबूत है। तो मिडिवल इंडिया में भी हुई है। फिर अगर मॉडर्न इंडिया की बात करूं, है ना, जो अंग्रेजों वाला इंडिया था, जो मॉडर्न इंडिया था, उसमें बात करूं तो उसमें तो है ही है। जो पहली सबसे पूरी जनसंख्या हुई, जो पूरी जनगणना हुई थी, सबसे पहले आपकी कहां हुई थी, इलाहाबाद में कराई गई थी, एक शहर में। तो सबसे पहली बार हुई थी जनसंख्या, जो काउंट हुआ था, जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था, सबसे पहले बार कहां हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा जो कराया गया था वो हुआ था आपका इलाहाबाद शहर में, है ना। और कब हुआ था आपका,
इलाहाबाद शहर में हुआ था सबसे पहली बार जो कराया गया था अंग्रेजों के द्वारा जो कराया गया था वो इलाहाबाद शहर में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1824 में। इलाहाबाद शहर, इलाहाबाद बोल दो, प्रयागराज बोल दो, प्रयागराज बोलिए, हमारा अब तो उसका नाम प्रयागराज है ना, पर उस टाइम पे इलाहाबाद बोलते थे इसलिए मैं इलाहाबाद बोल रहा हूँ। वैसे तो प्रयागराज जो शहर है आज के समय का, उसमें कराया गया था, ठीक है। इसका नाम पहले प्रयागराज ही हुआ करता था, लेकिन ये इस समय पे, ये मुगल्स के समय पे इन्होंने इसका नाम इलाहाबाद रख दिया था, ठीक है। तो 1824 में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था इलाहाबाद शहर में। फिर उसके बाद बनारस में कराया गया था। उसके बाद कहां कराया गया था? बनारस, जो आपको बनारस शहर है उसमें। ये 1827 में कराया गया था। कब? 1827 में। कहां पे? बनारस शहर में 1827 में कराया गया था। फिर उसके बाद कहां कराया गया? ये तो देखिए अलग अलग शहर में हो रहा है ना, और ये शहर के भी छोटे छोटे हिस्से में होता था। छोटे छोटे हिस्सों में कैसे कि कितने आदमी हैं, औरतों को उस टाइम पे ध्यान ज्यादा दिया नहीं जाता था, कितने काम करने वाले आदमी हैं, कितने ऐसे आदमी है वैसे आदमी है, ऐसे ऐसे सब करके गिना जाता था। सारे शहर का नहीं होता था, पर जो पहली बार सारे शहर का हुआ था, कौन से शहर का हुआ था? सबसे पहली बार जो पूरे शहर का हुआ था, जो पूरे शहर का, वो 1930 में हुआ था। कौन से शहर का? ढाका शहर का। ये कहां पे आपका ढाका शहर? ये जो इस टाइम पे बांग्लादेश की राजधानी है ना ढाका, उसी का पुराना नाम है ढाका, है ना। उसका पुराना नाम बोल दो, या तो पुराना नाम तो नहीं है, उसका नाम तो ढाका ही था, लेकिन जो अंग्रेज बोलते थे, अंग्रेज जो है बहुत सारे शब्द ऐसे जिनका नाम जो है खराब कर देते थे, उन पर लिया नहीं जाता था। बहुत सारी ऐसी जगह थी ना, जैसे हमारे लिए बहुत सारे अंग्रेजों के नाम थोड़े अटपटे हो जाते हैं, ऐसे उनके लिए हमारे नाम भी थोड़े अटपटे से हो जाते हैं। तो ढाका जो है उसको ढाका बोलते थे, है ना। तो आज के समय का जो बांग्लादेश है उसकी जो राजधानी है ढाका, वहां पे क्या हुआ था? पहला जो पूरा जो वो था, पूरे शहर का हुआ था, हर किसी का, कोई भी इसमें बंदा है सबका हुआ था, वो आपका 1930 में हुआ था पहला। और फिर जो पूरे भारत का हुआ था, जो पूरे अंग्रेजों के द्वारा जो पूरा भारत कब्जाया गया था उसका हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1871 में, पहली बार पूरे भारत का हुआ था 1871 में। और 1871 के बाद लगातार हर 10 साल के गैप पे, हर 10 साल के गैप पे हो रहा है हमारे देश का जनगणना की जा रही है, हर 10 साल के बाद। तो ये हो गई 1971 में, और उसके बाद जो ये है यहाँ पे 1951 में पहले आजाद भारत हुई। अच्छा, जो अंग्रेजों के द्वारा जो आजादी से पहले सबसे आखिरी बार हमारे यहाँ की जनगणना कब हुई होगी? आजादी से पहले सबसे पहली बार, सबसे आखिरी बार हमारी, देखिए सबसे पहली बार पूरे भारत की तो ये होगी आजादी से पहले 1871। सबसे सबसे आखिरी बार कब हुई होगी? सबसे आखिरी बार हुई होगी 1941। क्यों? क्योंकि देखिए 1951 में हुई है, तो इससे 10 साल पहले हुई होगी ना, 1941। ठीक है, भले हमारे देश में कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये जनगणना हुई है ना, हर 10 साल हुई है ना। तो 1951 में 9 फरवरी 1951 को शुरू हुई थी पहली जनगणना, जो आजाद भारत की थी। और जो वो अंग्रेजों के द्वारा कब्जाए हुए भारत की जनगणना थी, जो पूरे भारत की हुई थी, वो अंग्रेजों के द्वारा 1971 में पहली बार की गई थी, ठीक है। और जो आखिरी अंग्रेजों के भारत जो था, उसकी आखिरी जो जनगणना थी वो 1941 में हुई थी, ठीक है। और 1951 के बाद लगातार हो रही है। और जो 1951 में शुरू हुई थी हमारे यहाँ की जनगणना, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट करती है, वो कौन सी एक्ट के थ्रू करती है, कौन सी लॉ के थ्रू, कौन से नियम के थ्रू करती है? वो नियम है आपका ये 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, इसके अंडर करी जाती है, ठीक है। करता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करवाती है ना। समझ गया सारा कुछ? समझ गए होगे मेरे हिसाब से। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं, दो चार चीज बात कर लेते हैं कि उस टाइम पे कितनी जनसंख्या थी, ये बात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की थी, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी, ये बात कर लेते हैं। तो 1951 में, 9 फरवरी 1951 में टोटल जनसंख्या कितनी थी भारत की? कितने लोग थे भारत में उस टाइम पे? लोग थे भारत में 36 करोड़ 10,88,090। ये इतने लोग थे उस टाइम पे भारत में। कितने? 36 करोड़ 10,000 88,088 का नहीं पता मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। चलिए 36 लाख, नहीं सॉरी 36 करोड़ 10,88,090, ठीक है। इतनी जो थी हमारी कितनी थी पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। किस टाइम पे? जो हमारा सेंसस हुआ था, कब? 9 फरवरी 1951 को। सबसे ज्यादा कहां की जनसंख्या थी? कौन से राज्य की सबसे कहां जनसंख्या थी? सबसे ज्यादा थी आपकी यूपी की, है ना। सबसे ज्यादा थी यूपी की। उस टाइम पे यूपी को उत्तर प्रदेश नहीं बोला करते थे, उस टाइम पे यूपी को क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। तो यूपी की थी उस टाइम पे सबसे ज्यादा, और सबसे कम थी सिक्किम की। सबसे कम थी सिक्किम की, सबसे ज्यादा थी आपकी यूपी की, ठीक है। उस टाइम पे जनसंख्या, टोटल जो जनसंख्या थी वो ये थी हमारी। जैसे अभी इस टाइम पे टोटल ये है, उस टाइम पे टोटल ये थी, ठीक है। 1 करोड़ मैंने बता दिया, जैसे 134 करोड़ है, उस टाइम पे ये 36 करोड़ ये कुछ हुआ करती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी? 9 फरवरी 2008 को क्या हुआ? कुष्ठ रोगियों के देवता तथा महान सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे का निधन। तो जो बाबा आमटे जी हैं, इनका निधन हुआ था आज के दिन। कब? 9 फरवरी 2008 में। 9 फरवरी 2008 में बाबा आमटे जी का निधन हुआ था। देखिए ऊपर इनके बारे में अगर मैं पढ़ूं
तो ये जो कुष्ठ रोगी होते हैं ना, कुष्ठ रोगी बताऊंगा क्या होता है, कुष्ठ रोग क्या होता है। तो जो कुष्ठ रोगी होते हैं ना, उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा काम किया है उनके लिए जो है उनको उनको कैसे सही हो, उनकी कैसे तबीयत सही हो, अगर उनकी तबीयत सही नहीं हो रही तो उनके लिए कैसे खाना वगैरह और ये सब पहुंचाया जाए, कैसे उनको काम करने की वो दी जाए प्रेरणा, है ना। ये सब जो है उनको किसने इन सब में मदद करी थी, इन सब की मदद करी थी बाबा आमटे ने, ठीक है। अब एक कुष्ठ रोग क्या है, कुष्ठ रोग क्या है, देखिए कुष्ठ रोग क्या होता है, अगर इंग्लिश में बोलो तो लेप्सी बोल देते हैं, इंग्लिश में लेप्सी, हिंदी में कुष्ठ रोग। क्या होता है इसमें, तो जो पूरा शरीर होता है ना, इसके ऊपर ऐसे लाल कलर के धब्बे धब्बे चकते चकते से पड़ जाते हैं पूरे शरीर के अंदर, और फिर धीरे धीरे करके हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो डाउन हो जाता है, वो सीधा जो है ना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम खराब हो गया इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी। नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, जो हमारी पूरा शरीर होता है ना, नर्वस सेल के द्वारा जो है जुड़ी हुई होती है, ऐसे करके होती है ना नर्वस सेल, देखिए ऐसे ऐसे करके होती है, देखिए ऐसे करके होती है ना नर्वस सेल, यूं ऐसे करके होती है कुछ कुछ, है ना नर्वस सेल। तो ये जो नर्वस सेल होती है एक दूसरे से, ये दूसरी वाली यहाँ पे जुड़ी हुई होगी इसके आगे, पहली वाली इसके आगे जुड़ी हुई होगी, ऐसे करके पूरी चेन होती है, और ये पूरी बॉडी में हमारी फैली होती है। और इस वक्त इनका क्या काम होता है, ये हमारे दिमाग से भी जुड़ी हुई होती है। जैसे हम मेरा मेरा दिमाग है, मेरे पूरा जो शरीर है वो नर्वस सेल से द्वारा एक एक हिस्सा जुड़ा हुआ है, और मेरे दिमाग ने बोला उंगली उठानी है ना, तो मेरी उंगली को कैसे पता चला उठानी है, मेरे दिमाग ने जो सोचा उसने, वो ये जो नर्वस सेल है इसके थ्रू पूरा मैसेज गया मेरे हाथ के थ्रू उंगली के पास, और उंगली एकदम ऐसे खड़ी हो गई, समझ रहे आप। तो ये क्या होता है, पूरी नर्वस सिस्टम जो है हमारा, ये पूरा बॉडी को फंक्शन करने में काम आता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये डाउन हो जाता है ना, जब ये वाली बीमारी हो जाती है आपकी कुष्ठ रोगों वाली। और जब ये बीमारी होगी, आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा, तो आपकी पूरी बॉडी जो फंक्शन करने बंद कर देगी, समझ गए आप। क्योंकि पूरी बॉडी को अगर फंक्शन करना है, कोई भी चीज, कोई भी हिस्से को फंक्शन करना है, तो उसके लिए नर्वस सिस्टम आपका सही होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो रोग है, नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है हमारी बॉडी पे। इसके पता कैसे चलता है कि पूरी बॉडी पे चकते 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 पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पे, हमारे खून में परेशानी होनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है पूरा, ठीक है। तो ये जो रोगी थे जिनको कुष्ठ रोग था, इनको कुष्ठ रोग था, उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया है बाबा आमटे जी ने, ओके। और इनके बारे में बताऊं, ये बहुत बड़े समाज सेवक भी थे, है ना। अगर इनसे इनकी बात मैं आपसे करूं, इनकी आजादी से पहले की, क्योंकि आजादी से पहले इनका जन्म हो गया था, इनका जन्म कब हुआ था, मैं इनके जन्म के बारे में आपसे लिख देता हूं, एक मिनट रुक जाइए, यहां पे लिख देता हूं इनका जन्म कब हुआ था। देखिए मृत्यु तो हमको पता चल गई इनकी कब हुई थी, 9 फरवरी 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1914 को। कब हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1914 को, और मृत्यु हमको पता ही चला कब हुई थी, 9 फरवरी 2008 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनका पूरा जीवन काल है। तो इनका अगर जीवन काल ध्यान से देखें तो आजादी से पहले इनका जन्म हो चुका है। तो ये क्या था, ये बाई प्रोफेशन, अगर प्रोफेशन की बात करूं, ये काम क्या करते थे, एक लॉयर थे। देखिए आपने एक चीज नोटिस की है कि जितने भी ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ा है, आप किसी को ले लो, गांधी जी वो एक लॉयर थे, और आपके भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने हमारा संविधान बनाया वो एक लॉयर थे। फिर उनकी बात करूं मैं आपकी, सुभाष चंद्र बोस जी की, वो भी एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन। आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी एक लॉयर थे, है ना। आप किसी का भी नाम ले लो, उसमें आपको 90% जो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे ना, आपको लॉयर ही लॉयर मिलेंगे। ऐसा क्यों था, जो लॉयर थे वही क्यों लड़ रहे थे हमारी स्वतंत्रता के लिए, बताइए आप। देखिए ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लॉयर लोग थे ना, ये लोग पढ़े हुए थे, ये लोग बाहर से पढ़ के आते थे, भारत में पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, तो इनको पता चलता था कि जो अंग्रेज हमारे साथ कर रहे हैं ना वो गलत है, हम उससे बच सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको नहीं पता था, उनको लगता था जो अंग्रेज हमारे साथ कर रहे हैं, हमारा हमारा जीवन ऐसे चलेगा और ये कुछ गलत नहीं कर रहा है, ऐसा उनको लगता था, है ना। और जो और लोग थे जो लॉयर बन गए थे, जो पढ़े लिखे होते थे, किसी भी चीज में पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि लॉयर होते थे, इनको लॉ की नॉलेज होती थी, है ना, कानूनों की नॉलेज होती थी, इसलिए ज्यादा आगे आ जाते थे। बाकी फील्ड में जो पढ़े हुए होते थे वो धीरे धीरे सीखते थे जब वो आगे आते थे, ठीक है। तो इसी वजह से जो लॉयर थे ना, हमारा जो ये आजादी का पूरा वो चला था, ये जो पूरा इंडिपेंडेंस करने के लिए हमारा जो पूरा ये सिस्टम पूरा चला था ना, ये पूरा प्रोसेस चला था, उसमें मैक्सिमम आपको लॉयर ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते थे, सब कुछ सब बाहर से कहीं पढ़ के आ रहे थे। जैसे गांधी जी कहां से पढ़ के आए थे, साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे, तो इनको पता था कि क्या चीज हमारे साथ गलत हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से लॉयर ही मैक्सिमम आपको मिलेंगे जो हमारे आजादी के लिए लड़े थे, ठीक है। तो ये कौन थे, ये जो बाबा रामटे थे, बाय प्रोफेशन लॉयर थे, है ना। और इन्होंने क्या है, लॉयर में जो हमारे ये थे ना, जो हमारे लीडर थे, इंडिपेंडेंट लीडर थे, जो हमारी आजादी के लिए लड़ रहे थे, नेता, उनके लिए बहुत काम किया था। जैसे 1942 में इनका क्या काम था, 1942 में जो 1942 में गांधी जी का एक अभियान शुरू हुआ था, एक मूवमेंट शुरू हुआ था। कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ना, मूवमेंट मतलब आंदोलन। तो कौन सा शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। इंग्लिश में क्विट इंडिया, क्विट 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 मतलब कुट कुट कर रहा था, कुट नहीं क्विट, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। और हिंदी में बोलूं तो
भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1942 में, 1942 में। तो इसके थ्रू क्या हो रहा था, जो ये तो लोग थे वो सब बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे, बहुत सारी जो है क्या कहते हैं उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग है ना, रैली निकाल रहे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, हिंदुस्तान हमारा, ऐसे करके आपने सुना होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे करके जो है नारे लग रहे थे। तो जो लोग, इन लोग पकड़ पकड़ के, जो बड़े बड़े लीडर थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे अंग्रेज। तो उनके लॉयर की तरह कौन काम कर रहा था? उनके लॉयर की तरह काम कर रहा था, जिसको भी जेल में डाला जा रहा था, कौन? बाबाराम आमटे जी। बाबा आमटे जी, बाबा आमटे जी काम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। किसके लिए? उनके, उसके लिए जो उनको बचा, जो उनके लिए कोई केस लड़े, जो उनके लिए लॉयर हो, ठीक है। इनका असली नाम क्या था? बाबा आमटे जी कोई असली नाम थोड़ी है। इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था मुरलीधर। इनका असली नाम था, यहां लिख देता हूं, मुरलीधर, मुरलीधर देवीदास। मुरलीधर देवीदास इनका ये क्या था? असली नाम था। क्या था इनका असली नाम? मुरलीधर देवीदास इनका असली नाम था, ठीक है। मुरलीधर देवीदास इनका असली नाम था। तो ये जो थे लॉयर थे, और ये इनके लिए लड़ रहे थे, जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें जो भी लीडर को पकड़ा जाता था उनके खिलाफ ये क्या कर रहे थे, मतलब जो जिन लीडर को पकड़ा जाता था उनके सपोर्ट में ये जो है कोर्ट में उनके लिए केस लड़ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने इसी तरह आजादी का, हमारा जो पूरा आजादी का जो पूरा हमारा प्रोसेस चला है, पूरा आजादी का वो हुआ ना, उसमें इन्होंने सबकी, मतलब उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है। इंडिपेंडेंस जो पूरा मूवमेंट चला है उसमें भी इन्होंने, पूरा आंदोलन चला है हमारा आजादी का, उसमें भी इन्होंने पार्ट लिया है, ठीक है। फिर इनके बारे में और बताऊं आपको, ये गांधी जी के बहुत बहुत बड़े होते हैं ना, गांधी जी को बहुत अच्छा मानते थे, बहुत उनके जो पूरी आइडियोलॉजी थी उनको फॉलो करते थे, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा फॉलो भी करते थे। फिर इनके बारे में और बताऊं, आजाद होने के बाद कोई इनके बाद, हाँ, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1980 के आसपास, 1990 के आसपास चल रहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन। जब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नर्मदा नर्मदा जो नदी है, नर्मदा जो नदी है कहाँ? गुजरात में है नर्मदा। तो नर्मदा जो नदी है उसमें बांध बनाना चाहती थी, तो उसके लिए जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था 1990 में, ठीक है। इन्होंने उसमें भी हिस्सा लिया था 1990 में, ठीक है। चलिए, इनके बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, बाबाराव आमटे जी के बारे में। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, जो विदेश में कुछ घटनाएं हुई थी, जो विदेश के अंदर कुछ घटनाएं हुई थी महत्वपूर्ण, उनके बारे में देखते हैं। पहली क्या थी आपकी? पहली थी आपकी 9 फरवरी 1971, 1971, 9 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? अपोलो 14 मिशन पृथ्वी पर लौटा, पृथ्वी पर वापस लौटा। कौन सा? अपोलो 14। देखिए अपोलो जो है किसके मिशन थे? अपोलो किसके मिशन थे? अपोलो मिशन थे आपके यूएस के। अच्छा, इसका नाम अपोलो क्यों था? मिशन का नाम अपोलो क्यों था? किसी भी मिशन का कुछ नाम रखा जाता है तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है ना, इसलिए नाम रखा जा रहा है। देखिए अपोलो क्या था? अपोलो एक ग्रीक के देवता थे अपोलो, जिनका नाम था, एक ग्रीक के देवता थे जिनका नाम था अपोलो। उनको क्या बोला जाता था? उनको सूर्य का देवता बोला जाता था, है ना, सूर्य सॉरी चंद्रमा का देवता बोला जाता था उनको। किसका? चंद्रमा का देवता बोला जाता था। और ये जो अपोलो मिशन थे शुरू किस लिए किए गए थे? चंद्रमा पे जो है जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके, इसलिए शुरू किए गए थे अपोलो मिशन, इसीलिए इनका नाम अपोलो, इस मिशन का नाम अपोलो रखा गया था, ठीक है। तो देखिए अपोलो कौन सा मिशन था जिसमें जो है नासा जो है मतलब कोई भी नासा का जो एस्ट्रोनॉट था या अंतरिक्ष यात्री था वो उतर पाया था चंद्रमा पे? कौन सा था? अपोलो 11। देखिए टोटल नासा ने कितने मिशन किए हैं जो वहां के लिए गए, जो वहां पे उतरने के लिए गए, मून पे जो है आपका जो चंद्रमा है वहां पे उतरने के लिए गए? कौन कौन से? 11 तो उतर ही गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये है आपके 7 मिशन। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मिशन है जो नासा ने भेजे हैं चंद्रमा, मून पे उतरने के लिए। मून मिशन मतलब चंद्रमा पे उतारने के लिए। लेकिन ये 7 मिशन भेजे हैं नासा ने, लेकिन उतरे इसमें से 6 ही है ना। कौन कौन से उतरे हैं इसमें से? अपोलो 11 तो उतरा ही उतरा है, सबको पता है। 12, 13 नहीं उतरा, 14, 15, 16, 17। अब आप सोचोगे 13 क्यों नहीं उतरा, है ना। 13 में क्या हुआ था? नासा से गलती हो गई थी, जब ये गया तो उतरने के लिए ही था, है ना, चंद्रमा पे उतरने के लिए ही मिशन गया था, लेकिन कुछ परेशानी आ गई थी, इसका जो ऑक्सीजन टैंक था उसमें कुछ परेशानी आ गई थी, इसकी वजह से इसको वापस बुला लिया गया बीच से ही, है ना, वरना वहां जाके कोई दुर्घटना होती, इसमें जो एस्ट्रोनॉट बैठे थे, जो अंतरिक्ष यात्री बैठे थे, उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, इसलिए इसको बीच में वापस बुला लिया गया, है ना। बाकी जो है 6 के 6 मिशन है, ये जो है कहा, ये उतरे हैं मून पे, है ना, जो आपका चंद्रमा है वहां पे उतरे हैं, तो इसका मतलब ये 14 भी उतरा है मून पे, ठीक है, चंद्रमा पे 14 भी उतरा है। तो आज तक कितने जो है अंतरिक्ष यात्री हैं जो चंद्रमा पे उतरे हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा है? आज तक टोटल लोग हैं, टोटल 12 लोग हैं, टोटल 12 लोग हैं। 6 मिशन है, 12 लोग हैं, मतलब एक मिशन के 2 आदमी। ये क्या था? ये जो जितने भी अपोलो मिशन सेंड किए थे ना नासा ने, 1 से लेके और ये 17 तक, टोटल 17 मिशन लॉन्च हुए आज तक। तो 1 से लेकर 17 तक टोटल कितने मिशन जो है, जितने भी मिशन है ये लॉन्च किए, 17 के 17 मिशन,
इनमें क्या था, हर एक मिशन में 3 जो जाते थे अंतरिक्ष यात्री, 3, इनमें से 2 क्या थे, 2 तो उतरते थे नीचे, है ना, 2 तो उतरते उस पे चंद्रमा पे उतरते थे, और एक उनमें से जो रॉकेट होता था ना, उसको चंद्रमा के आसपास घुमाता रहता था, उसके चंद्रमा के आसपास उसको रिवॉल्यूशन कराता रहता था, उसको घुमाता रहता था। क्यों? ताकि उसकी ट्रैजेक्टरी बनी रहे, वो आराम से घूमता रहे, कोई परेशानी ना हो उसमें, ठीक है। तो इसलिए हर मिशन में से 2 आदमी उतरते थे, इसलिए टोटल 12 आदमी आज तक उतरे हैं, कहां पर, चंद्रमा पे, ठीक है, समझ गया। तो ये जो था इसका भी यही काम था, चंद्रमा पे उतर के और फिर वही सब करना था। इसको पहले तो चंद्रमा के ऐसे हिस्से पे उतारा गया था जिस हिस्से पे आज से पहले, क्योंकि कौन सा मिशन हुआ, तीसरा मिशन हुआ ना जो चंद्रमा पे उतरा था, तो ये जो पहले 2 मिशन थे ये तो नॉर्मली उतरे थे, है ना, क्योंकि पहला मिशन तो पहले तो यही था कि उतर जाए कैसे भी, तो पहला मिशन उतरा, फिर दूसरा भी ऐसे उतरा, जो तीसरा उतरा ये 14, ये थोड़े अलग जगह पे उतारा गया जहां पे आज तक कोई भी मिशन नहीं उतरा था, है ना, जहां पे आज तक कोई भी मिशन उतरा नहीं था नासा का, ठीक है ना, समझ गया आप। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। फिर वहां पे जो आसपास का पूरा पर्यावरण था उससे थोड़े बहुत सैंपल लिए गए बस, ठीक है ना, वहां से फिर थोड़े से सैंपल लिए गए, समझ गए। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, कहां गया, हाँ अच्छा एक चीज रह गई, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये बाबा आमटे जी जो है, इनको अवार्ड्स भी तो बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी तो मिले हैं इनको, अवार्ड्स बताने भूल गया मैं, एक बार यहाँ आ जाते हैं दोबारा, मैं इनके अवार्ड्स बता देता हूँ इनको क्योंकि बहुत सारे अवार्ड मिले थे, उनमें से जो कुछ प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिनकी बहुत ज्यादा मान्यता है और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे कुछ अवार्ड बता देता हूँ मैं आपको। तो बाबा आमटे जी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, देखिए इनको पद्मश्री मिला है, पहले सबसे पहले लिखिए पद्मश्री, है ना, पद्मश्री इनको मिला है, उसके बाद पद्म विभूषण इनको मिला है, फिर इनको गांधी पीस अवार्ड भी मिला है, गांधी पीस प्राइज भी मिला है, ठीक है, फिर इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी एक अवार्ड मिला है, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, नहीं दिख रहा, इधर लिख देते हैं, इधर दिख रहा है, हाँ इधर दिख रहा है, इधर जगह है, देखिए इनको पद्म श्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, फिर गांधी पीस प्राइज मिला है इनको, और फिर एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी इनको अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड नेशन मतलब ये इनके महत्वपूर्ण अवार्ड है, इनको वैसे भी और भी बहुत सारे मिले, इनको मैसेसे अवार्ड भी मिला है, एक मैसेसे अवार्ड भी लिखिए इनके लिए, मैसेसे प्राइज जो है वो भी इनको मिला है। कब मिले ये भी तो पता होना चाहिए, कब मिले, तो इनको जो पद्मश्री मिला है वो मिला है 1971 में, कब, 1971 में इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। फिर पद्मश्री के बाद इनको मैसेसे अवार्ड मिला था, ठीक है, रेमन मैसेसे अवार्ड कब मिला है, 85 में, 1985। देखिए रेमन मैसेसे अवार्ड पता किसको बोलते हैं, जैसे वो आपके वो होते हैं नोबेल प्राइज होते हैं, नोबेल अवार्ड होते हैं ना, नोबेल प्राइज होता है, नोबेल पुरस्कार, तो जो उसमें एक शांति का पुरस्कार मिलता है वो तो पूरी दुनिया के लिए होता है, और ये जो रोमन मैसेसे अवार्ड होता है ना, ये जो रोमन मैसेसे अवार्ड हो गया, रेमन मैसेसे अवार्ड, ये जो है इसको भारत का नहीं सॉरी, इसको एशिया का बोलते हैं शांति पुरस्कार, इसको एशिया का शांति पुरस्कार बोलते हैं। उसको जो नोबेल प्राइज मिलता है, पीस प्राइज है ना, शांति का प्रतीक जो मिलता है, नोबेल का शांति का प्राइज है ना, शांति का जो पुरस्कार मिलता है वो होता है पूरी दुनिया का, नोबेल वाला ये जो है रोमन मैसेसे वाला, ये पूरे एशिया का होता है, जो हमारा महाद्वीप है एशिया, यहाँ पे भारत आता है उसका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा हो गया, रैमसेस हो गया, फिर होगा आपका पद्म विभूषण, ये 86 में मिला है, 1986 में, 1986 में कौन सा मिला है आपका, पद्म विभूषण। देखिए ये मैंने आपको बता रखे हैं ना, भारत के अवार्ड है, भारत के सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन होता है जो नॉर्मल आदमी को मिलते हैं ना, जो आम आदमी होते हैं उनको मिलते हैं, तो जिससे सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो इनको कौन कौन से मिले, पद्मश्री मिला है इनको जो चौथे नंबर पे आता है, फिर जो दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण वो इनको मिला है, ठीक है। और ये राम से मैसेसे अवार्ड मैंने आपको बता दिया, ये भारत का पीस प्राइज माना जाता है, जैसे वहां पे भारत का नहीं सॉरी एशिया का पीस प्राइज माना जाता है, सबसे बड़ा पीस प्राइज एशिया का जो माना जाता है, शांति का प्रतीक सबसे ज्यादा माना जाता है एशिया का, वो है आपका रेमन मैसेसे अवार्ड, ठीक है। उसके बाद कौन सा अवार्ड रह गया, उसके बाद रह गया जो यूएन के द्वारा अवार्ड मिला, ये है यूएन प्राइज इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, ये ह्यूमन राइट की फील्ड में 1988 में मिला है, ठीक है। ये इसका अवार्ड का नाम क्या है, इस अवार्ड का नाम है 1988 में, इस अवार्ड का नाम क्या है, इस अवार्ड का नाम है जो संयुक्त राष्ट्र है उसने दिया है, किस चीज के लिए, कौन से फील्ड में दिया गया है इसको, ह्यूमन राइट, जो आपके मानव अधिकार होते हैं ना, इन्होंने मानव अधिकार के ऊपर काम किया है, जो लोगों के बीमारी थी उसके ऊपर इन्होंने काम किया है, तो जो बीमारी थी उन लोगों को जो है मानव अधिकार उनके बचे रहे, उनको कैसे बचाना है, कैसे उनके लिए काम करना है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया है, तो इनको उसके लिए मानव अधिकार का इन्होंने रक्षा की, इसलिए इनको अवार्ड मिला था 1988 में, 88 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका
गांधी पीस प्राइज, ये गांधी जी के द्वारा दिया गया है। मैंने आपको क्या बताया था, गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी ना, इसको गांधीजियम बोलते हैं, गांधीजियम बोलते हैं, उसको ही फॉलो करते थे। जो भी गांधी जी मानते थे कि शांति से रहना चाहिए, है ना, अहिंसा नहीं, सॉरी हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा से रहना चाहिए, ये सब जो भी आइडियोलॉजी थी गांधी जी को इसके मानते थे। ये कब मिला था? ये मिला था 1999 में, 1999 में, ठीक है। तो ये इनके कुछ प्रोमिनेंट जो सबसे फेमस अवार्ड है जो जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको कौन कौन से। देखिए इनको पद्मश्री मिला है, उसके बाद मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, इसके बाद यूएन का जो ह्यूमन राइट, जो आपका ह्यूमन राइट मतलब जो मानव अधिकार वाला अवार्ड है वो भी मिला हुआ है। फिर उसके बाद गांधी पीस प्राइज, गांधी जी का जो शांति पुरस्कार है वो भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए हमने ये वाली न्यूज ऑलरेडी पढ़ लिया, आज की लास्ट न्यूज और देख लेते हैं क्या है। लास्ट न्यूज है आपकी 9 फरवरी 1975। 9 फरवरी 1975 को क्या हुआ? रूस अंतरिक्ष से 29 दिन बाद, रूसी अंतरिक्ष से 29 दिन बाद धरती पर लौटा। ये पूरा नहीं लिखा मैंने, शायद इसमें कहीं कहीं गड़बड़ हो गई इसमें, वो उसका तो नाम छूट ही गया, जिसके जो जो चीज वापस लौट गई उसका तो नाम इसमें छूट ही गया, पूरा नहीं लिखा। एक मिनट रुक जाइए, पूरा नाम है इसका, ये अंतरिक्ष यान है, ये जो है आपका अंतरिक्ष यान लौटा था वापस, कहां का? रूस का अंतरिक्ष यान। ये रूस का अंतरिक्ष यान था जिसका नाम था सुएज, सुएज 17, वो जो है वापस लौटा था। तो जो स्योज 17 ये लौटा था वापस धरती पे, ठीक है। ये क्या है? रूस का अंतरिक्ष यान है स्योज 17, जो 29 दिन बाद, 29 डेज बाद धरती में वापस लौटा था। ये रह गया है, ये देखिए मैंने पूरा लिख दिया है ऊपर, जो इसका पूरा होगा। तो ये वापस लौटा था आज के दिन, 9 फरवरी के दिन 1975 में वापस लौटा था धरती पे, ठीक है। इसने किसका क्या काम था? देखिए इससे कुछ दिन पहले 26 दिसंबर 1975 को, 26 दिसंबर 1975 को, 1974 को, 75 तो ये हो गया, 1976 को जो आपका ये है रूस है, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, अभी रूस बोल सकते हो आप। तो यूएसएसआर जो है इसने अपना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था जो इन्होंने लॉन्च किया था, सलयुत 4। क्या? सलयुत 4, सलयुत 4 था उसका नाम, ठीक है। क्या नाम था? सलयुत 4। देखिए बाहर यहाँ शादी हो रही है, आपको आवाज आ रही होगी अगर, हाँ बैंड वाजा बज रहा है ना। तो ये जो सल्यूट है, सल्यूट 4, वैसे आपको साफ आवाज मेरी भी आ रही होगी, बाहर से भी थोड़ी बहुत नॉइज होगी। तो सल्यूट 4 जो है ये एक स्पेस स्टेशन था, किसका? ये स्पेस स्टेशन था यूएसएसआर का या फिर रशिया का। इसको लॉन्च किया गया था कब? 26 दिसंबर 1974 को इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च करने के बाद इसके पीछे पीछे एक और जो ये रॉकेट है, ये वाला जो आपका अंतरिक्ष यान है, इसको भेजा गया स्यूज 17 को। किस लिए? ये जो इस स्पेस स्टेशन पे जाके डॉक होगा, मतलब रुकेगा वहां पे। और जो भी स्पेस स्टेशन क्यों भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस स्टेशन क्यों भेजे जाते हैं? देखिए ये एक स्टेशन की, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है उसका स्टेशन बनाया जाता है, जैसे पुलिस स्टेशन होता है, क्यों बनाए जाते हैं स्टेशन, पुलिस स्टेशन? ताकि जो पुलिस है वहां पे रुक सके और सारा काम अपना कर सके, जो भी पुलिस में लोग हैं, पुलिसमैन से वो सारा काम अपना कर सके, जो भी पुलिस में, ठीक है। और ये वाला ऐसे इसी तरह ये जो स्टेशन होते हैं, स्पेस स्टेशन, ये क्यों बनाए जाते हैं? ये अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद जब भी साइंटिस्ट को कोई काम करना होता है अंतरिक्ष में, तो वहां पे जा सकते हैं। और जाने के बाद ये वहां पे क्या करते हैं? वहां पे जाने के बाद ये, वहां पे जाने के बाद जो भी इनको अंतरिक्ष से कोई भी डाटा कलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, ये वहां पे रह के आराम से 2-4 दिन, 10-5 दिन कर सकते हैं। जैसे इस वाले में 29 दिन के लिए साइंटिस्ट रुके थे, उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम था जो 29 दिन के लिए कोई रुका था। तो 1975 में साइंटिस्ट 29 दिन के लिए वहां पे रुके थे। कहां पे? ये जो आपका था सल्यूट 4 स्पेस स्टेशन जो था, यहां पे 29 दिन के लिए रुके थे। कब? 9 फरवरी को, 9 फरवरी 1975 को वापस लौट के आ गए थे। लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च भी तो किया गया होगा जब भी, तो उसके बाद तो आए होंगे। ये किया गया था 10 जनवरी, ये जो आपका था सल्यूट 17 जो था, ये किया गया था 10 जनवरी 1975 को लॉन्च किया गया था। 9 फरवरी 1975 को वापस आया, ठीक है। तो ये 29 दिन में वापस आया था वहां से। ये गया होगा 10 फरवरी को लॉन्च हुआ। उसके बाद ये जाके ये जो है आपका सल्यूट 4 जो है इस स्पेस स्टेशन पे जाके रुक गया होगा। इसमें से साइंटिस्ट उतरे होंगे, है ना, पार्क हो गया होगा वहां पे जाके, डॉक बोलते हैं वैसे, है ना। तो वहां पे जाके पार्क हो गया होगा और फिर उसने इन्होंने अपना सारा काम किया होगा जो भी 29 दिन तक किया होगा। फिर ये 9 फरवरी को वहां से वापस लौट के पृथ्वी पे आ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार पूरा बोर्ड देख लीजिए। आशा करता हूँ सारा कुछ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और
एक एक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मुझे बताना है कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आई है, और आप फिर मैं आपको बता दूंगा जो भी चीज आपकी समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो सारी न्यूज मैंने आपको बता दी है, और हमारा चैनल मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल 10 फरवरी की आज के इतिहास की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।